नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के की आज की शुरुआत हम एक तस्वीर के साथ कर रहे हैं। ये तस्वीर कई सारी चीजें, कई हजार चीजें एक साथ कह रही है। ये वो शख्स है माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ। ये वो शख्स है जो न जाने कितनी ही माता पिता, भाई बहन, दादा दादी और कितने ही परिवारों के रोने का सबब बने हैं। उनको उन्होंने रुलाया, लेकिन जब अपने पे आई तो माफिया अतीक अहमद के आंसू निकल आए। जब उसे कोर्ट रूम के अंदर मालूम पड़ा कि उसके बेटे असद को इनकाउंटर में मार दिया गया है, इनकाउंटर कर दिया गया है उसके बेटे असद का, तो अतीक अहमद कोर्ट रूम में फूट फूट कर रो पड़ा। ये वही अतीक अहमद है जिसकी तूती 4 दशक से इलाहाबाद के अंदर बोलती थी, जिसके बारे में कहा जाता था वो जिस इलाके में खड़ा हो जाता था कोर्ट के अंदर चैलेंज करता था लोगों को और कहता था कि देखिए अगर हिम्मत है तो मुझको हाथ लगा के दिखाओ। और यही दम्भ वो आज तक पाले हुआ था। उसका गुरूर पहली बार चकनाचूर हुआ तो जब अपने पे आई तो माफिया खुद रोने लगा। देखिए कितनी माओं को इसने रुलाया होगा, कितने पिता, कितने दादा, कितने दादी, कितनी बहन, कितनी माता, कितने सारे परिवार इसके चलते रोए हैं इलाहाबाद और पूर्वांचल के इलाकों में। इसका जो दबदबा था लखनऊ तक और लखनऊ से दिल्ली तक महसूस किया जाता था, क्योंकि एक बार तो ये उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गया जिससे जीतकर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आया करते थे फूलपुर से। और पॉलिटिकल पार्टी ने इस माफिया डॉन जो बेपढ़ा लिखा है, एक तागे वाले का बेटा है, लेकिन करोड़ों की संपत्ति इसके पास है। तो आज शुरुआत बात इसी की करेंगे ताल ठोक के में, लेकिन मैं आपको पहला अपडेट दे देता हूं पूरी बड़ी खबर का। आपको बता दे कि माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को यूपी एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर में मार गिराया है। असद के साथ उमेश पाल हत्याकांड का शूटर गुलाम मोहम्मद भी मारा गया। झांसी के परीक्षा डैम के पास ही मुठभेड़ हुई, दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की। फाइनली एसटीएफ की गोलियों ने दोनों का काम तमाम कर दिया। यूपी पुलिस ने खुलासा किया कि दोनों अतीक और अशरफ के काफिलों पर हमला करके उन्हें छुड़ाने का प्लान बना रहे थे। इस प्लानिंग का इनपुट मिला था, उसी के बाद दोनों को घेरा गया। दोनों के पास से विदेशी रिवॉल्वर भी मिले हैं। असद उमेश पाल पर गोलियां चलाते हुए सीसीटीवी में दिखाई दिया था। इस केस में एक और इनकाउंटर भी मुमकिन है, क्योंकि उमेश पाल केस के एक और आरोपी गुड्डू पाल को यूपी पुलिस ने इस वक्त जालौन में घेर रखा है। वहीं यूपी पुलिस को अतीक अहमद की 4 दिन की रिमांड मिल गई है। अब से थोड़ी देर पहले ये फैसला आया है। बेटे असद के इनकाउंटर की खबर अतीक को प्रयागराज कोर्ट में मिली। बताया जा रहा है कि असद के खात्मे पर वो फूट फूट कर रो पड़ा। यह भी बताया जा रहा है कि वो बेहोश भी हो गया था। कोर्ट कैंपस में अतीक और अशरफ की एक तस्वीर भी आई है। कल ही साबरमती से प्रयागराज लाते वक्त अतीक ने कहा था कि मिट्टी में तो उसे पहले ही मिला दिया गया है, अब तो उसे रगड़ा जा रहा है। बताते हैं कि असद के इनकाउंटर की खबर के बाद प्रयागराज कोर्ट कैंपस में योगी जिंदाबाद के नारे भी लगे, लेकिन कोर्ट के बाहर अब सियासत का मैदान सज गया है। असद के इनकाउंटर पर हिंदू मुस्लिम वाला मजहबी एंगल निकाल लिया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और चीफ अखिलेश यादव ने असद के इनकाउंटर को फर्जी बता दिया है। आरोप लगाया है कि यह सब असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। अखिलेश ने कहा कि इस इनकाउंटर से भाईचारा बिगड़ेगा। ओवैसी ने इसे मजहबी एंगल को और आगे बढ़ाया है और सीधे कहा है कि असद को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान था। ओवैसी ने कहा कि यह मजहब के नाम पर किया गया इनकाउंटर है, यह संविधान का इनकाउंटर है। बहस को आगे बढ़ाएंगे, इनकाउंटर के पहलुओं और सियासी एंगल पर बात करेंगे। उससे पहले असद के इनकाउंटर को लेकर सारे पक्षों को, सारे लोगों को एक बार सुन लीजिए। एसटीएफ की टीम द्वारा ट्रैक कर लिया गया और जो इनकाउंटर हुआ उसमें ये दोनों अपराधी मारे गए हैं। जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, या तो फांसी में चढ़ेगा, और अगर पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेगा तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो, फिर कोर्ट किस लिए है? सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़ जा रहे हैं।
भाग के कातिलों को सजा दिलाई। जो भी आज पुलिस प्रशासन ने किया है, बस इसी तरह ये करते रहें, हमारे आत्मा को संतुष्टि बने। सूचनाएं थी उनके कॉन्वॉय पे हमला करके पुलिस वालों को ओवर पावर करके ये अपने बदमाश को छुड़ा सकते। मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो करके दिखाया। हम क्रिमिनल्स के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे। जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। सामान्य नागरिक कैसे अपने को सुरक्षित महसूस करता हो, तो बिहार के मुख्यमंत्री को भी योगी जी से सीख लेनी चाहिए। तो आपने सुना, सारे पक्षों को सुना, और एक एनकाउंटर ने इस माफिया जिसकी 4 दशक से ज्यादा टूटी बोलती थे इलाहाबाद और पूर्वांचल के इलाकों में, जो संसद विधायक सब बन गया इसी माफिया गिरी के बल पर, उसके खात्मे, उसके साम्राज्य के खात्मे के बारे में बात करेंगे। उसके बेटे जिसको वो लॉन्च करना चाहता था इस हत्या के साथ, तो उसका कैसे खात्मा हुआ है। बुरे काम का बुरा नतीजा हमने पहले सुना था, लेकिन अब इस पर भरोसा और यकीन हो गया है कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। प्रेम शुक्ला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है, आदिल हसन AIMIM के नेता मेरे साथ है, घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन मेरे साथ है, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता मेरे साथ है, LK वाजपेयी जी, माफ कीजिएगा वाजपेयी जी, AK वाजपेयी जी जो LJP के स्पोक्सपर्सन है वो मेरे साथ हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ एक्स IPS ऑफिसर जुड़ेंगे, उनको भी हम चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन शुरुआत प्रेम शुक्ला जी मैं आपसे करना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा, कई सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, AIMIM भी है, बसपा भी है, BSP भी है। वो सब कह रहे हैं ये जो कुछ हुआ फर्जी हुआ। क्या कहेंगे इस आरोप पर? देखिए, उनका खुद का फर्जीवाड़ा है। आप एक एनकाउंटर पे, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने, जब भी कोई एनकाउंटर पुलिस अधिकारी करते हैं उस एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच होती है। सब लोगों ने विकास दुबे के एनकाउंटर को भी फर्जी एनकाउंटर कहा था। बाद में जस्टिस BS चौहान की समिति ने पाया कि वो एनकाउंटर सही था। अब अतीक अहमद के बेटे को, वो 2 पुलिस वालों की पहले हत्या कर चुका है, उमेश पाल के साथ 2 पुलिस वालों की हत्या कर चुका। उन उमेश पाल के साथ इनकी सहानुभूति नहीं है, उन पुलिस वालों के साथ सहानुभूति नहीं है, लेकिन एक माफिया डॉन के शूटर पुत्र के प्रति इतना प्रेम उमड़ रहा है, क्या कारण है? और श्री अखिलेश यादव का उमड़ रहा है, जिनके अपने विधायक के पति का हत्यारा है वो। राजू पाल की उसने हत्या की है। राजू पाल की पत्नी आज समाजवादी पार्टी की विधायक है। ये विधानसभा में खड़े होकर मुद्दा उठा रहे थे। आज अगर उसके अपराधी बेटे को पुलिस पर गोली चलाने के बाद मुठभेड़ में मारा गया तो उसको पुलिस पर गोली चलाने की छूट दे दी जाए कि भाई मुसलमान है इसलिए पुलिस पर गोली चला सकता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को, अखिलेश यादव को, मायावती को, तमाम सेकुलरों को बुरा लग जाएगा। भारत के संविधान, भारत के विधान और भारत की जो पुलिस प्रक्रिया है उसके अनुकूल एक समुचित न्याय हुआ है। माफिया को माफी नहीं है, माफिया को मिट्टी में मिलाना ये हर सरकार का संवैधानिक दायित्व है और उस दायित्व का निर्वाह हुआ है। इनको इस बात की क्यों चिंता नहीं होती कि उमेश पाल की पत्नी जो है वो विधवा हो गई। उमेश पाल की मां के आंसू आप जो है लगातार 26 फरवरी से आज दिन तक दिखा रहे हैं, और ऐसे तमाम उमेश पाल हैं, दर्जनों उमेश पाल हैं जिनकी माताओं की गोद सुनी हुई, जिनकी पत्नियों की मांग सुनी हो गई, जिनकी बहनों को अपने भाई के हाथ में कलाई में रक्षा बांधने का जो है वो अधिकार समाप्त हो गया। लेकिन एक बार भी अतीक अहमद के विरुद्ध असदुद्दीन ओवैसी जैसा विकृत सांप्रदायिक नहीं बोलता, अखिलेश यादव जैसा अपराधियों का संरक्षण देने वाला नहीं बोलता। मायावती जी को दिखाइए, स्वयं जो है पूरे पैनल को दिखाइए। राजू पाल के हत्यारे को जिन्होंने पाल रखा था, राजू पाल जिसके हत्यारे को मायावती ने अपनी पार्टी में पाल रखा था, इससे अधिक बेशर्मी क्या होगी? ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। ठीक है, निर्लज्जता की पराकाष्ठा, तीखा हमला है। घनश्याम तिवारी जी, फिर मैं आदिल हसन साहब के पास जाऊंगा। घनश्याम तिवारी जी, अतीक अहमद का रोना तो समझ आ रहा है,
लेकिन समाजवादी पार्टी इसको मजहब के आधार पर किस जगह ले जाना चाहती है? क्या सरकार का काम यह नहीं है कि जो अपराधी है उसका समूल नाश हो? घनश्याम तिवारी जी। नमस्कार दीपक जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। तीन बातें प्रमुख हैं। मजहब के नाम पर समाजवादी पार्टी नहीं, मजहब के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लेके जाते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश के हाल का सवाल है, नरेंद्र सिंह की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई, जिसके ऊपर जघन्य अपराध है, बलात्कार से लेकर अन्य, और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीर वायरल हुई। अरे भाई, हमारी क्या बात कर रहे हैं? मेरी बात टोकिए मत, आप आउटरीच मत होइए, मुझे अपनी बात। मैं आउटरीच नहीं हो रहा हूँ। कहां की बात आप कहां ले जा रहे हैं भाई? एक शूटर था जिसने 2 पुलिस वालों को मारा। आप पहले बात सुनेंगे कि आप अपनी बात कर लीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। नहीं, आप पूरी बात बोलिए, आप बोलिए, फ्री होके बोलिए, जितना बोलना चाहते हैं बोलिए। मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट, बोलिए। मैं बोलूंगा नहीं, आज से क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद जरूर पूछूंगा। देखिए, जो पार्टी देश को 100 से अधिक ऐसे सांसद देती है जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे जो वर्तमान लोकसभा में हो, 100 से अधिक विधायक देती है जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हो जो अभी वर्तमान यूपी विधानसभा में हो, जिसने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ऐसे दिए जिनके ऊपर मर्डर से रिलेटेड चार्जेस रहे हो, दशकों तक रहे हो, गृह राज्य मंत्री ऐसा दिया, वो पार्टी दावा कर रही है अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का। उस पार्टी का विधायक मंच पे खड़े होकर के बोलता है, सीना तान करके, कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया, वो नाम लेता है, इसने मुझे 51 लाख रुपए दिए, उसका वीडियो है, पुलिस वहीं खड़ी होती है। उसके बाद वो कहता है कि ये फलाना माफिया तो मेरा रिश्तेदार है। इन्हीं के एक विधायक की चिट्ठी जारी होती है जो ए से जेड तक माफिया की सिंगल लिस्ट है। माफिया की सिंगल लिस्ट क्यों है? ए सिंह, बी सिंह, सी सिंह, डी सिंह, ई सिंह, एफ सिंह, आप जो शब्द बोलिएगा उससे जुड़ा हुआ माफिया है। ऐसे प्रदेश में इन्होंने एक ट्रिगर हैप्पी पुलिस सिस्टम बनाया है, जिसके चलते जितेंद्र यादव की जो पुलिस ने हत्या की, उनकी वाइफ ने सुसाइड किया। क्यों सुसाइड किया? क्योंकि इस ट्रिगर हैप्पी सिस्टम ने उनकी जान ली। तो यदि ये भारतीय जनता पार्टी देश को एक कंगारू तंत्र, एक तालिबानी तंत्र बनाना चाहती है जहां पर पुलिस किसी की जान ले और हम सब यहां पे ताली बजाएं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की दहाड़ती हुई कितनी मजबूत पार्टी अपराधियों के खिलाफ खड़ी है, जिस पार्टी में हर राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 100 से अधिक ऐसे विधायक हो जो आपराधिक मुकदमे वाले हो, 100 से अधिक सांसद हो देश में, जिस पार्टी के, जो कि देश के नाम पे कलंक है, धब्बा है। अच्छा ठीक है, घनश्याम तिवारी जी 2 मिनट हो गए आपके, मैंने पूरा वक्त दिया। अब मेरा एक सवाल सुनिए, अपराध मुक्त नहीं कर सकते। मेरा एक सवाल सुन लीजिए। ठीक है, इनके 100 विधायक अपराधी हैं, इनके 100 से ज्यादा सांसद आपराधिक इतिहास के हैं, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे मुकदमे, मैंने आपकी हर तर्क को मान लिया, लेकिन क्या इन तर्क के आधार पर असद अहमद और गुलाम को, उमेश पाल और 2 पुलिस वालों को ब्रॉड डे लाइट में फिल्मी स्टाइल में मर्डर करने का अधिकार मिल जाता है? इसका जवाब दे दीजिए। मिलता है अधिकार, हाँ या ना, ये बता दीजिए। वो मर्डर इनकी सरकार की अक्षमता है। उस मर्डर से जुड़ा हुआ चार्ज इनके मंत्री पे लगता है। उस मंत्री के पास के ऊपर इतने मुकदमे हैं जितने आपके पास मार्कशीट नहीं होगी। वो मंत्री आज भी कैबिनेट में है। उसकी जो अपराधी है, मतलब अच्छा, रिश्तेदार कहती है। घनश्याम तिवारी जी, इतनी शानदार जानकारी आपके पास है, जिसको 46 दिन से मीडिया जानकारी ले रहा है, तो अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट जाके पहले आपको मंत्री को अंदर कराना था और इस सरकार को बर्खास्त करवा देना था। या तो मीडिया सो रहा था जब उसके रिश्तेदार ने कहा कि मंत्री ने 5 करोड़ रुपए लिए। किसके रिश्तेदार ने कहा ये? आज ना किसके रिश्तेदार ने कहा ये? घनश्याम तिवारी बताइए ना, किसके रिश्तेदार ने कहा? अतीक अहमद के रिश्तेदार ने इनके मंत्री पर 5 करोड़ का आरोप लगाया। अच्छा, अतीक अहमद के रिश्तेदार का वचन आपके लिए, उसका कथन आपके लिए ब्रह्म वाक्य है, लेकिन जिनको मार दिया गया वो आपके लिए ब्रह्म वाक्य नहीं है। घनश्याम तिवारी जी, आप इतने एक अपराधी कहे कि दीपक चौरसिया ने 5 करोड़ रुपए लिए, तो क्या दीपक चौरसिया से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? एक अपराधी कहे कि इनके मंत्री ने 5 करोड़ रुपए लिए और उस मंत्री के ऊपर अपराधी मुकदमे हैं, भरी हुई है फहरिस्त, उससे सवाल नहीं, उसका क्या महिमा मंडित होगा? उस मंत्री को शानदार जानकारी आपके पास थी तो कोर्ट चले जाते अगले दिन। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपके कई कार्यकर्ता वकील होंगे सर, एक पिटीशन डाल देते हैं कि भाई अतीक अहमद की पत्नी या बहन ने आरोप लगाया है कि इस मंत्री ने हमसे 5 करोड़ रुपए लिए। अरे भाई, आप प्रूव कर देते इस बात को, कानूनी अदालत में प्रूव कर देते, सरकार का बर्खास्त करना पड़ता। जब पार्टी ने खुलेआम सरकार से कहा कि उस मंत्री को बर्खास्त कीजिए, क्या इस लोकतंत्र में? अच्छा ठीक है, चलिए मैंने आपकी ये भी बात मान ली, इनका मंत्री अपराधी है, उसके अतीक अहमद से संबंध, उसने 5 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन क्या इस बात से असद को और गुलाम को, उमेश पाल और 2 कांस्टेबल को मारने का हक मिल जाता है ब्रॉड डे लाइट में, क्योंकि इनके मंत्री ने 5 करोड़ रुपए लिए थे?
उत्तर पहले तो अगर इनके मंत्री ने 5 करोड़ रुपए लिए थे तो बहुत बड़ी बात है, और सरकार इसका मतलब उस मंत्री को बचा रही है, इसीलिए एनकाउंटर कर रही है। अगर आप ये बात मानते हैं तो मुझे लगता है कि जी न्यूज को भी इस सरकार के खिलाफ याचिका दायर करनी चाहिए। पहली बात, ये साधारण बात नहीं है। सर, न्यूज चैनल बातों को सामने रखता है, जैसे आप अपनी बात को रख रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, सवाल प्रेम शुक्ला जी से भी पूछ रहा हूं, चलिए यही सवाल पूछ लेते हैं। जी न्यूज याचिका नहीं दायर करता सर, याचिका दायर जो है वो कंसर्न पार्टीज करती हैं, या जो एग्रीव्ड पार्टी होती है जिनको नुकसान होता है वो करा करती है। ठीक है, जी न्यूज मंच है कि हम सबको बुलाएं, बैठाएं, यहां पर बात करें। अब प्रेम शुक्ला जी बताइए, आपके एक मंत्री के ऊपर आरोप लगे 5 करोड़ रुपए लेने के, आप ही का सवाल पूछ रहा हूं घनश्याम तिवारी जी, आपने उस पर जांच क्यों नहीं की और इनको इनकाउंटर में क्यों मारा? आरोप तो मुलायम सिंह यादव जी पे भी लगे थे, दाऊद इब्राहिम से पैसा लेने के। इंटेलिजेंस ब्यूरो की इनपुट थी ये, अबू हासिम आजमी के और असलम पट्टी के माध्यम से मुलायम सिंह यादव ने बम कांड के अभियुक्त से पैसे लिए थे। इस आधार पर कोई मुलायम सिंह यादव गिरफ्तार कर लेता क्या? भाई, किसी को जब आरोप लगाना है तो उसका प्रथम दृष्टया प्रमाण देना पड़ता है। इनको अतीक अहमद का बेटा, उसका अतीक से रिश्ता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिस मंत्री के बारे में उसने वृथा प्रलाप कर दिया उस पर विश्वास हो गया। इसको कहते हैं दोगलापन। इस दोगलेपन के कारण ही अखिलेश यादव आज अपनी विधायक उसके पति के हत्यारे के समर्थन में खड़े हैं। यह है माफिया को संरक्षण देने का इनका बिकाऊ वृत्ति। इससे समझा जा सकता है कि अपराधियों के प्रति इनमें कितना प्रेम है। पूरा जो है समाजवादी पार्टी का कुनबा जब से सुना है उसने खबर कि इनके जो है प्रिय अतीक अहमद के शूटर अपराधी पुत्र की पुलिस ने मुठभेड़ में उसको मार गिराया है, ढेर हो गया है, तब से जार जार आंसू इनके बह रहे हैं। अरे मेरे भाई, सुश्री मायावती के कार्यकाल में अकेले मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह पर 160 से अधिक FIR हो गए थे। इस आधार पर मुलायम सिंह यादव को अभ्यस्त अपराधी कोई कहेगा तो आपको बहुत बुरा लग जाएगा। FIR के आधार पर ही सारी बातें, FIR के बाद जांच होती, विवेचना होती है, चार्जशीट होती है, बहुत सारी प्रक्रिया है। और अतीक अहमद के बेटे को गोली चलाते हुए वीडियो में पूरी दुनिया ने देखा है। जो 2 पुलिस वालों को मार सकता है वो अन्य पुलिस वालों को मार दे, लेकिन उसको गोली मत चलाओ, क्योंकि अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है उसका वो आदमी है। मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा और घनश्याम तिवारी जी आपकी बात का जवाब मैं लूंगा, लेकिन इस वक्त सीधे ADG STF अमिताभ यश जी, जो कि एक सेलिब्रेटेड पुलिस ऑफिसर है, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं और इस पूरे ऑपरेशन की कमान वो खुद संभाल रहे थे। अमिताभ यश जी, आपका जी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे बताइए, आज पुलिस ने ADG प्रशांत कुमार जी ने ये बात कही कि जो कुछ हुआ उसके बारे में उनके पास इस बात का इनपुट था कि असद और अतीक और अशरफ को छुड़ाने का प्लान बना रहे थे। और क्या जानकारी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इस पूरे ऑपरेशन के बारे में? जिस प्रकार ये ग्रुप मूवमेंट कर रहा था उससे ये इस प्रकार की के कंक्लूजन्स निकाले गए। और 24 फरवरी को जब से ये घटना हुई है तब से लगातार STF की सभी टीम्स इस पूरे ग्रुप को अरेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। ये 24 फरवरी की घटना ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पूरे के बेस पर ही प्रहार था, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो एक केस में ही इज अ विटनेस, उसको, और ऐसा व्यक्ति जैसे कि 2 सुरक्षाकर्मी मिले हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स है। एक सुनियोजित तरीके से इन तीनों की हत्या कर दी गई। हत्या दिन दहाड़े हुई और उसका प्रसारण लाइव टीवी पे पूरे देश में हुआ, पूरी दुनिया में हुआ। इसका मैसेज जो था वो कानून व्यवस्था के लिए बहुत खराब होता। ये बहुत जरूरी था कि जल्द से जल्द इन्हें कानून के दायरे में लाया जाए, अन्यथा कोई भी व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं होता, कोई भी व्यक्ति विटनेस बनने को तैयार नहीं होता। ठीक है अमिताभ जी, एक बात आपसे और समझना चाहूंगा, मुझे आप बताइए कि किस तरह से ये लोग बच रहे थे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग टेक्निकल सर्विलेंस और कई तरह की ह्यूमन सर्विलेंस, हर तरह की सर्विलेंस होती है, लेकिन ये भी बात है कि इतने दिन तक लगातार ये लोग भागते रहे और उस रूट पे मिले, ऑलमोस्ट जिस रूट से आप प्रयागराज ले जाते हैं अतीक अहमद को। ये दोनों चीजें क्या इंडिकेट करती है?
ये बड़े माफिया गैंग्स स्वयं में बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं। ये सिक्योर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। इनके पास छिपने के लिए पूरे देश में स्थान है, विदेशों में भी स्थान है। और हम लगातार, हमारी सभी टीम्स लगातार, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस की भी, प्रयागराज पुलिस की भी भारी संख्या में पुलिसकर्मी इनके पीछे लगे हुए थे। और कई बार हमने इन्हें ट्रैक डाउन करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन हमसे मिस हो गए। लेकिन हम लगातार प्रयास करते रहे और फाइनली आज झांसी में हमें सफलता मिली। जो इनका मूवमेंट था वो उसी रूट पर था या उस इलाके में था जहां से अतीक का कॉन्वॉय गुजरा था। इसी बात पर पुलिस ने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ये कोई इंसिडेंट क्रिएट करना चाहते थे। ठीक है अमिताभ जी, ये भी समझना चाहता हूँ, एक और नाम है गुड्डू मुस्लिम, उसके बारे में ये खबर आ रही थी कि उसको जालौन के पास घेर लिया गया है। आप क्या बताएंगे? मैं आपसे डिटेल तो नहीं चाहूंगा, लेकिन ये खबर कितनी सही है, आप किस हद तक बता सकते हैं इसके बारे में, क्या जानकारी दे सकते हैं? नहीं, ये खबर मेरे जानकारी के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं है। वो मात्र एक र्यूमर है और उसमें एक फोटोग्राफ भी सर्कुलेट हो रही है जो गुड्डू मुस्लिम की नहीं है। ठीक है, मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूं कि जब इस तरह के इनकाउंटर होते हैं तो पुलिस अफसरों पर किस तरह के दबाव होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मजिस्ट्रेट की कार्रवाई तो इस पर होना है और 4 ह्यूमन राइट कार्यकर्ता इसके खिलाफ कोर्ट के अंदर भी चले जाएंगे। तो एक पुलिस ऑफिसर, एसटीएफ के चीफ होने के नाते आप लोग किस तरह की एहतियात बरतते हैं किसी भी अपराधी जब वो फायरिंग करने लगे उसका इनकाउंटर करने में? देखिए, सबसे बड़ा एहतियात तो है कि हम कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं और ये लाजमी है कि जो इस प्रकार के गैंग्स हैं, जो बड़े गैंग्स हैं, वो हर तरह के अस्त्र शस्त्र हमारे ऊपर इस्तेमाल करेंगे। ये लीगल प्रोसेस का भी इस्तेमाल करते हैं, पुलिस के खिलाफ रिट फाइल करते हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को उकसाते हैं, फेक एविडेंसेस क्रिएट करते हैं, फेक बयानबाजी करते हैं। तो इन सब को हम लोगों को झेलना पड़ता है, वो हमारे काम का हिस्सा जैसा बन चुका है। कभी कभी इस तरह के अपराधियों को पकड़ के जब आप इनकाउंटर कर देते हैं और खूब सारी बयान होने लगती है तो आपको लगता है कहीं गलत तो नहीं हो गया? एक ह्यूमन के नाते आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, ये ऐसे अपराधी हैं जिनके बारे में किसी को कोई शक शुबह नहीं है। द काइंड ऑफ जिस तरह की इन्होंने नृशंसता दिखाई है, जिस तरह से इन्होंने मर्डर किया था, तो इनके बारे में तो कभी भी कोई शक शुबह नहीं है। और इनको ट्रैक करने में पूरी एसटीएफ 1.5 महीने से लगातार लगी हुई है और उसके बाद सफलता मिली है। बहुत कम ऐसा होता है कि इतनी मेहनत एसटीएफ को करनी पड़ती है। लोगों ने तो एसटीएफ पर शक करना शुरू कर दिया था कि हम शायद काम करना भूल गए, बट फॉर्चुनेटली लक रैन आउट फॉर देम टुडे एंड वी केम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। बहस में सवाल लगातार उठते थे कि इतने दिन से 2 महीने होने वाले हैं, यूपी पुलिस क्या कर रही है, यूपी पुलिस क्या कर रही है? तो आप पर इसको लेकर कोई प्रेशर कि भाई इतने दिन हो गए अभी तक हम पकड़ नहीं पाए इसको? ये तो लगता है कि 2 महीने तक 2 महीने लगातार एसटीएफ किसी काम में लगी हो और ना कर पाई हो, ऐसा बहुत कम हुआ है। लेकिन हमें सफलता मिलेगी क्योंकि हम लगातार मेहनत कर रहे थे, इसका विश्वास था। ये बहुत ज़्यादा लोग जो है सर, अमिताभ जी, हमने फिल्मों में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को देखा है और कई बार ऐसी कहानियां भी बनी है कि लोग शक की नज़र से देखने लगते हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात आपसे समझना चाहता हूं, जो लोग फिल्में देखते हैं, इस तरह के माफिया डॉन्स को देखते हैं और वाकई जिस फिल्मी तरीके से उमेश पाल जी और 2 कांस्टेबल्स को मारा गया, उसको देखने के बाद लोगों को लग रहा था कि ये माफिया कैसा होगा, क्या होगा, कितने सोफिस्टिकेटेड होते हैं और टेक्नोलॉजी के कितने सेवी होते हैं ये माफिया। ये चलते चलते एक आखिरी बात हमें बता दीजिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फिल्मों में आप जो माफियाओं को देखते हैं वो इन असली माफियाओं के सामने कहीं नहीं टिकते। ये
उत्तर प्रदेश में हमने जो पिछले 20-25 साल में देखा है इन माफिया गैंग्स की एक्टिविटीज, जिस तरह से इन्होंने पूरे इकोनॉमिक सिस्टम, पूरे सोसाइटी को कब्जा में ले रखा था, उस तरह की चीज हमने कभी फिल्मों में नहीं देखी। बहुत मुश्किल से प्रदेश के पुलिस ने बड़े अथक प्रयास करके इन गैंग्स के कब्जे से थोड़ी बहुत मुक्ति दिलाई है, और हमारी कोशिश है कि इस प्रकार के गैंग्स कंप्लीटली पूरी तरह से समाप्त हो जाएं, ताकि यहाँ इन्वेस्टमेंट का, रोजगार का, इकोनॉमिक प्रोग्रेस का माहौल बने। ठीक बात कह रहे हैं। और चलते चलते मैं एक कमेंट जानना चाहूँगा आपसे। आज जब मालूम पड़ा अतीक अहमद को, पता नहीं उसमें कितनी माताओं को रुलाया होगा, कितने खानदानों को रुलाया होगा, और इलाहाबाद और पूर्वांचल और बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश में उसके अपराध के चर्चे होते थे। आज जब उसको अपने बेटे के इनकाउंटर के बारे में मालूम पड़ा तो कह रहा था सब मेरे कारण हुआ, ऐसा उसका कमेंट सुनने को मिला, फूट फूट कर रो पड़ा। क्या कहेंगे इस पर? हमारे जो 2 पुलिसकर्मी मारे गए हैं वो भी तो किसी के बेटे थे। यही बात। और उमेश पाल भी तो किसी का बेटा है। इसके अलावा सैकड़ों लोग जो मारे गए इन गैंग्स द्वारा, वो भी तो किसी न किसी के बेटा, किसी के पिता रहे होंगे। आपने इतने सालों संगठित अपराध के खिलाफ काम किया है, आज संगठित अपराध किस हद तक उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है, ये भी बता दीजिए। इधर लगा दो, दूसरे वाले काम में संगठित अपराध नए नए फॉर्म्स ले रहा है, लेकिन जो पुराना फॉर्म था, जिस प्रकार की घटना आपने देखी, वो काफी हद तक समाप्ति की ओर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ यश जी हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। और आज एसटीएफ की टीम को बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बधाई दी है। सोशल मीडिया पर तमाम ट्वीट्स की बाढ़ लगी हुई है जो इनकी तारीफ कर रही है। मैं सीधे से घनश्याम तिवारी जी के पास आना चाहता हूं। घनश्याम तिवारी जी, आप अभी प्रेम शुक्ला जी ने जो आरोप लगाया वो आपने सुना। मुझे समझ नहीं आ रहा, राजू पाल जिसकी हत्या अतीक अहमद ने ब्रॉड डे लाइट के अंदर करी, उसको पलटा के देखा गया कि मर गया कि नहीं मर गया, अस्पताल पहुंचते तक उसको गोली मारी गई। मैंने उस हत्याकांड को भी कवर किया है सर, आप जानते हैं कि मैं कई सालों से पत्रकारिता के अंदर हूं। वो अब आपकी पार्टी में है, पहले बीएसपी में था। ठीक है, पार्टियां बदलते रहते हैं, यूपी में मैं उनकी मोरालिटी पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आपकी पार्टी के नेता की पत्नी के पति, आपकी पार्टी की नेता के पति राजू पाल जिनकी हत्या हुई, और उसके बाद जो है उसी के हत्यारे के केस के मुख्य गवाह को मार डाला गया। आपकी पार्टी के अपने विधायक के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है क्या? पूजा पाल के प्रति? लंबा सवाल है, 2 ही वाक्य में जवाब दूंगा। आप, क्योंकि आपने कहा कि आप खबरों में रहते हैं, खबर पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा 2018 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा कि अतीक अहमद भारतीय जनता पार्टी के लिए फूलपुर की लोकसभा क्षेत्र में चुनाव में हनुमान का काम करेंगे। उसी अतीक अहमद को, उस कुख्यात हत्या के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में फूलपुर से हनुमान बनाने का काम किया। तो अपनी सुविधा के लिए किसी को ये भगवान बना सकते हैं, किसी को शैतान बना सकते हैं। जिस मंत्री के बचाव में अभी इतनी दलीलें दी जा रही थी और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को के बारे में बदजुबानी की जा रही थी, उन मंत्री के ऊपर 13 सीरियस आईपीसी चार्जेस हैं, 4 चार्जेस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, 1 चार्ज ऑफ डेकॉइटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आप लिस्ट में गिना सकता हूं, 419, 420, 467, 471, 504, 506 तमाम केसेस। और ये जो 2 इनकाउंटर में मारे गए असद और गुलाम, इन पर क्या चार्जेस थे? घनश्याम तिवारी ये बताइए। बात सुनिए ना सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए ना। अधीर नहीं होना चाहिए, आप बात पूरी करने दीजिए सर। मैंने पूरा वक्त दिया सर, 2 मिनट आप लगातार बोले हैं, यही सब बातें बोल रहे थे, फिर रिपीट कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, असद और गुलाम पर क्या चार्जेस थे जिनको आज इनकाउंटर में मारा? एक वाक्य ऐड कर देता हूं कि अभी इन्होंने कहा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर मुकदमे नहीं थे। इस कुख्यात हत्याकांड के मुकदमे नहीं थे, उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने दाऊद से पैसा लिया, आरोप लगा था। अधीर क्यों हो रहे हैं? मेरी बात तो सुन लीजिए। जिस कुख्यात हत्याकांड की बात कर रहे हैं, उसके बाद इस मंत्री के, जिसके चार्जेस मैंने गिनाए हैं, उसकी तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पे वायरल हैं, अतीक अहमद से अपने दोस्त के रूप में बैठ करके बातचीत करते हुए। तो मेरे ख्याल से तस्वीरें तो वो भी है, मैं पार्टी के नेता का नाम नहीं लूंगा, अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते हुए। किस पार्टी के नेता थे वो? मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप भी नाम नहीं ले रहे, मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ। किस पार्टी के नेता की वो फेमस तस्वीर है अतीक के कुत्ते से हाथ मिलाते हुए?
उसका इस्तेमाल एक मंत्री जिसके ऊपर इतना संगीन अपराध लगा हुआ है, का आरोप लगा है, उसको बचाव में मत कीजिए। आप वो तस्वीर दिखाइए, उस मंत्री की भी तस्वीर दिखाइए, उस मंत्री के आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में भी कहिए, तब ये बहस दमदार होगी। यदि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से बयान देने लगे कि तस्वीर की जगह ये दिखा दूंगा, वो तर्क नहीं है ना, ये आपका तर्क नहीं है। सर आप देखिए, मैं कुछ बोल दूंगा, उससे आपको 4 वोट मिल जाएंगे। मैं घनश्याम भाई, अब प्रेम शुक्ला जी को बोल रहा हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ, मैं उन पत्रकारों में नहीं हूं अतीक अहमद के परिवार के प्रवक्ता बन जाए चलेगा, दाऊद इब्राहिम के प्रवक्ता बन जाए चल जाएगा, ये ओसामा बिन लादेन के प्रवक्ता बन जाए चल जाएगा, ये तालिबान के प्रवक्ता इनके सांसद बन जाए चल जाएगा, लेकिन आप सत्य के प्रवक्ता मत बनिए। इनका बौखलाहट, बकवास आप कर रहे हैं, बकवास आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है, अखिलेश यादव कर रहे हैं बकवास, बकवास आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है। आपकी पार्टी बता रही है कि आप अपराधियों के आका बनने वाले थे, आज आपके अपराधियों को ठोका जा रहा है, तो काका जो है बहुत रो रहे हैं, बहुत पीड़ा है। अरे अतीक कुमार के बेटे को मार दिया, बुनियाद अपराधियों से बना रहे हैं, कितना बुरा लग गया। जार आंसू गिर रहे, देखिए होठ सूख गए हैं तिवारी जी के, तिवारी जी के होठ सूख गए हैं, गला रुंध गया है। जोड़ करके अपराधी अतीक अहमद कौन है, अपराधी है कि नहीं है? अभी मुद्दे की बात बताइए, अतीक अहमद अपराधी है कि नहीं? ये तो बता दीजिए घनश्याम जी के लिए आप क्यों रो रहे हैं, बताइए। घनश्याम जी 1 मिनट में साफ कर दूं, प्रेम शुक्ला जी घनश्याम जी मेरे साथ बाकी गेस्ट है, मैं उनका अनादर नहीं करता। घनश्याम जी आप एक ही चीज बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, और एक ही चीज बार बार बोलने से कोई भी बात सच नहीं हो जाती। तो मैं आगे चलता हूं, बाकी लोगों के पास चलता हूं। AIMIM भी मेरे साथ है, वाजपेयी जी भी मेरे साथ है, विवेक श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ है। लेकिन घनश्याम तिवारी जी एक बात कहना चाहूंगा, मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूं जिसको मुगालता है कि उसके सवाल पूछ लेने से या उसका फेवर किसी से कर देने से किसी को वोट पड़ जाते हैं। मेरे को कोई मुगालता नहीं है इस बात का। वोट जनता देती है सर, वोट जनता देती है। जनता को समझाइए ये बात जो आप मुझे मेरे जरिए जनता को समझा रहे हैं। जिस दिन आप जनता को समझा लेंगे, थंपिंग मेजोरिटी से जीत जाएंगे। कोई बीजेपी आ जाए, AIM आ जाए, LJP आ जाए, लेफ्ट आ जाए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन सर बोलने से पहले सोचिए घनश्याम तिवारी जी कि आपका ये बोलना किसके समर्थन में है? पास के फायदे की बजाय एक पुराना डायलॉग है जिसको मैं कई लोगों को बोलता हूं कि इंसान को पास के फायदे के बजाय दूर के नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी, घनश्याम तिवारी जी का रोना तो समझ आता है, अतीक अहमद का भी रोना समझ आता है, लेकिन वामपंथी क्यों रो रहे हैं मुझे ये बताइए। ये गलत, ये शब्द को वापस लीजिए। रोने आया, देखिए सीधी सी बात है, देखिए इस देश के अंदर एक मिनट रोने का क्या मतलब है? घनश्याम तिवारी ये क्या बकवास है भाई? आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, आप अच्छे पत्रकार हैं। अगर आपको लगता है कि कोई यहाँ विलाप करने आया है तो कृपया उसे मत बुलाइए, मैं बहस करके जा सकता हूं। मेरी बात सुनिए, मैं अपने तर्क रख रहा हूं। यदि आपको लग रहा है कि कोई रो रहा है तो आप रो रहे हैं। मैं नहीं रो रहा हूं, मैंने प्रेम शुक्ला ने जो कहा उसको कोट किया नहीं। आप अपनी बात, आपने उसे कोट नहीं किया, आपने अपने शब्द डाले वहां पर। और मैंने आपसे सवाल पूछा कि असद और गुलाम का क्या अपराध है? आप तो मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। मैंने प्रेम शुक्ला की बात को कोट करते हुए कहा। तिवारी जी, आपने कोट नहीं किया था, आपने अपने शब्द रखे थे। आप सब ठीक कीजिए। ना मैं फिर बोल देता हूँ। प्रेम शुक्ला जी ने कहा समाजवादी पार्टी रो रही है, ठीक है, ठीक है, वो ठीक है। AIMIM के वैसे रो रहे हैं, लेकिन वामपंथी क्यों रो रहे हैं भाई? वामपंथी को किसका वोट मिलेगा बताइए। जो है भद्दी बातें करने के लिए वो मशहूर है, तो मैं उनकी बात समझता हूँ। बातें आप कर रहे हैं साहब, भद्दी बातें। विवेक श्रीवास्तव जी को डिस्कस करें थोड़ा सा, अतार्किक बातें आप कर रहे हैं। एक दूसरे के अक्यूजेशन पे ना जाएं और डिबेट को आगे बढ़ाया जाए। देखिए सबसे पहली बात है दीपक भाई, इस देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, लेकिन जो अक्यूज थे उनका केस राम जेठमलानी ने लड़ा था इस देश के अंदर। राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, वहां भी आपने एक प्रक्रिया देखी है। ताज होटल के अंदर हमारे एक टेररिस्ट अटैक हुआ था और जिसका एक क्रिमिनल पकड़ा गया था, और कसाब के आतंकवादी बोलिए, कसाब क्रिमिनल नहीं, कसाब आतंकवादी बोलते हैं, आतंकवादी बिल्कुल। फिर अभी मैं कुछ बोल दूंगा तो आप लोग नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कभी नाराज नहीं होता आपसे। आप सुने सर, ये शब्दों में हम ना जाएं, हमें एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा एतबार करना चाहिए, एंकर को प्रवक्ता पे, प्रवक्ता को एंकर पे, तभी हम एक सार्थक चीज दर्शकों को दे पाएंगे। अब जो है साहब, आइए, ये तीनों केस मैंने आपको बताए, कसाब का केस भी मैंने बताया। भारत के संविधान ने बड़ा क्रिटिसाइज किया बड़े सारे लोगों ने, क्यों कर रहे हो ट्रायल, मार दो, लटका दो, लेकिन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको भी फ्री ट्रायल का एक चांस दिया और एक मिसाल जरूर बनी।
आप पुलिस रूल, अब अमिताभ यश अभी बोल रहे थे, मुझे बड़ा अनप्रोफेशनल लगा, आई एम सॉरी टू से। वो कहते साहब ये 2 पुलिस वाले मर गए और एक वो मर गया, तो ये बिल्कुल इंसान है, लेकिन आप फोर्स के आदमी हैं, फोर्स का आदमी नहीं, मतलब फोर्स का आदमी है तो मर जाए, ये कह रहे हैं आप? मतलब फोर्स का आदमी है तो मरने क्या, उसने ठेका उठा रखा है ना, उसकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं। देखिए वही विवेक जी, फिर मैं बोल देता हूं तो आप लोग सोचते हैं कि सोचिए तो क्या बोल रहे हैं भाई। आप सुन लीजिए ना सर, पुलिस की ट्रेनिंग में मॉब मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, रॉयड पुलिसिंग सबकी ट्रेनिंग होती है। अच्छा, माफिया बनाने की भी ट्रेनिंग देती है क्या पॉलिटिकल पार्टियां? माफिया क्या बनाए जाते हैं? ऐसा नहीं है, सीपीआई सीपीएम ने नहीं बनाए गुंडे जो दूसरी पार्टियों में चले गए। अगर नहीं सर, सुने सर, अगर माफिया है वो गलत है, उसका सफाया होना चाहिए, लेकिन प्रक्रिया और संविधान को तोड़ते हुए नहीं। ये मुख्यमंत्री योगी का सेकंड टेन्योर था। हाँ, ये जो है ना आपके माननीय अतीक अहमद, ये जब जनता पार्टी वाली सरकार अब चला रहे थे, बाद में जनता दल की हुई, मुलायम सिंह यादव, तो उनके माननीय समर्थक थे, जिसकी लेफ्ट पार्टियां भी बुरी बुरी प्रशंसा करती थी आदरणीय मुलायम सिंह जी की सरकार की। बताइए ना, अतीक उनके समर्थक थे, तो माफिया बनाने की ट्रेनिंग तो आप पॉलिटिकल पार्टी देते हैं या माफिया की ट्रेनिंग आप लोग ले लेते हैं कि माफिया है तो आइए टिकट देते थे, जीत जाएगा? नहीं सर, इसमें नहीं, देखिए ये सेलेक्टिव मत हो, ये मैं मानता हूं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम अपने पार्लियामेंट, लेकिन मैं सेलेक्टिव हूं, अगर रिकॉर्ड, लेकिन मेरी बात ठीक है, लेकिन मैं सेलेक्टिव हूं, ये क्या बात हुई भाई? नहीं, आप सेलेक्टिव नहीं है। आप ये भी बोलिए कि उसमें सभी पार्टियां सम्मिलित हैं, सिर्फ उसमें समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस या लेफ्ट का नाम डालें, उसमें बीजेपी भी सम्मिलित है। हमारा एक सड़ा हुआ पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारे सभी मेंबर पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर जो लोग जीत के आते हैं, बहुत से भ्रष्ट है, बहुत से क्रिमिनल्स आते हैं, ये जग जाहिर है, ये रिकॉर्ड्स हैं, और आप सही बोल रहे हैं। लेकिन ये सभी पार्टियों के लिए ट्रू है, नंबर 1। नंबर 2, फिर भी मैं कहूंगा देश में कोर्ट और कानून और प्रक्रिया को शॉर्टकट ना मारें। कोई क्रिमिनल है, एक्शन लें, लेकिन जबरदस्ती में एक वाहवाही के लिए जो ये फैशन बन गया है एनकाउंटर्स का, इसका लेफ्ट समर्थन नहीं करेगा। आप प्रक्रिया से जाइए, वाजपेयी जी, आप अपनी प्रक्रिया से जाएं, ऐसे गुंडों के साथ स्ट्रॉन्ग करिए। जो भैया आप बोलते हैं कानून है, कोर्ट है, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं घनश्याम जी, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं बन रहा। 50 दिन के आसपास असद, गुलाम, शाइस्ता, फलाना डिकाना, परिवार, भांजी, बेटा, दामाद, सब लोग जो है, सबको पता है, आरोप है, 24 घंटे टीवी पे देख रहे हैं। जाए न्यायालय में सरेंडर कर दे, आपको डर है पुलिस मार देगी तो जाइए न्यायालय के सामने खड़े हो जाइए, सरेंडर कर दीजिए। किसने रोका था? बताइए, किसी ने रोका था? वाजपेयी जी बताइए आप। देखिए ऐसा है, अपना विवेक जी जो बात कह रहे हैं वो बात अपने जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ वो इशू नहीं है। इशू ये है कि जो आज मुठभेड़ हुई, मैं एनकाउंटर वर्ड यूज नहीं करूँगा, मुठभेड़ में 2 ड्रेडेंट अपराधी मारे गए हैं, जिन्होंने 2 पुलिस वालों का मर्डर किया, वीडियो सब देख रहे थे पूरे उस पर, और एक प्रोसिक्यूशन विटनेस को मारा। अब अगर वो पुलिस पे अटैक करेंगे तो पुलिस के पास क्या ऑप्शन है? एनकाउंटर होते नहीं है, ये इंसिडेंटल होता है। अब ये पिछले 50 दिन से भागते फिर रहे हैं, कभी नेपाल, कभी दिल्ली, कभी अजमेर, कभी कानपुर। आदिल भाई, इसके बाद तुरंत आपके पास आऊंगा, आप बोलिए। आज जब एक सेकेंड जब आज वो पुलिस के हत्थे चढ़े तो उनके पास 2 रिवॉल्वर ऑटोमेटिक रिकवर हुई हैं। एक पिस्टल 888 होती है, वो हुई है, और एक ब्रोसली डॉग रिवॉल्वर नहीं लॉन्च करती है एक आम आदमी का। अरे ये इस देश का रिकॉर्ड है सर। आप कहां पुलिस को जस्टिफाई कर रहे हैं? विवेक सुन लो ना, विवेक सब फर्जीवाड़ा है, समझ आएगा। सब फर्जीवाड़ा है सर। जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं एज अ लॉयर नहीं, एज अ वेरी सीनियर लॉयर वाजपेयी जी, एज अ लॉयर बता रहा हूं, वाजपेयी जी, एज ए लॉयर बता रहा हूं। नहीं सुनिए, जिसकी हम सब रिस्पेक्ट करते हैं। सुनिए, आपकी एक रेपुटेशन है, मैं आपसे इस देश की पुलिस के हालात के बारे में कमेंट चाहूंगा। मैं वही क्या एक आम आदमी का FIR पुलिस लिखती है? मैं वही कह रहा हूं, आप बताइए सर। मैं देखिए देश की बात नहीं है, मैं देश की बात बता दूं आपको, देश की बात मैं बता दूं, 93 से और 2017 तक 2560 एनकाउंटर हुए हैं, और उसमें फेक जो स्टैब्लिश हो गए हैं 1224 थे। मुझे मत सिखाइए ये चीजें। देखिए ये इनकाउंटर नहीं है, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, ये 50 दिन से जो मुलजिम भाग रहे थे, जब उनको आज ट्रैक किया गया तो उन्होंने काउंटर अटैक किया वहां से, और पुलिस वालों ने सेल्फ डिफेंस में
उनको मार गिराया। और सेक्शन 96 में आईपीसी के इतना बड़ा माफिया, ये प्रोटेक्शन पुलिस इतना को बड़ा भी है, माफिया जो ये बहुत से प्रोटेक्शन वकीलों को जेब आपको में भी रखता है, वो सरेंडर नहीं करेगा। अरे नहीं। और ये एडवाइस जो आप दे रहे हैं और दीपक चौरसिया दे रहे हैं, वो एडवाइस किसी ने उसको दी नहीं, अतीक अहमद के लड़के को। आप सीधा बोलिए ना, पुलिस अरे विवेक जी, आप जैसा वकील नहीं था उसके पास। हम विवेक ये कह रहे हैं असद और गुलाम के पास विवेक भाई जैसा वकील नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ, ये फेक नहीं तो दे देते उसको। नहीं है भाई, जो ये केस है पुलिस वर्सेस क्रिमिनल। दीपक भाई ने बिल्कुल सही कहा। अरे एडवाइस कौन दे रहा है? मैं दीपक भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये कह रहे हैं कि सरेंडर करना सर, वो चाहिए था। एब्सकॉन्डर है, तो फरार। विवेक विवेक भाई इसका मतलब समझते हैं? फरार, एब्सकॉन्डर, इसका मतलब समझते हैं? 5 लाख के इनामी बदमाश थे दोनों, इसका मतलब भी आप समझते हैं? ये सर मैं तो क्लियर 5 लाख के इनामी बदमाश विवेक, और जिन्होंने एनकाउंटर किया उनकी इंक्वायरी और उन पे एक्शन होना चाहिए अगर वो गिल्टी निकलते हैं। देखिए, विवेक श्रीवास्तव जी, अभी प्रेम शुक्ला जी ने एक बात कही, अभी प्रेम शुक्ला जी ने एक बात कही कि हर इनकाउंटर की मजिस्ट्रेट से जांच होती है। आप जैसे विवेक भाई के कई सारे मानवाधिकार कार्यकर्ता मित्र भी उसको लेकर पिटीशन लगाते हैं। आज तक देश में ऐसा कोई इनकाउंटर नहीं हुआ जिसके ऊपर जांच नहीं हुई हो, जिसकी स्क्रूटिनी नहीं हुई हो। तो कौन आदमी अपनी गर्दन फंसवाएगा विवेक श्रीवास्तव जी? अब वो 80 वाले दिन गए। चौरसिया जी 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई है और वो बाकायदा पुलिस वालों पर लागू हैं। कोई पुलिस हिम्मत नहीं कर सकती इस तरह की बात करने की कि वायलेट कर दे, और उसके मुताबिक उनको 96 में प्रोटेक्शन मिली हुई है। जब पूरी स्टेट मैं सीधे आदिल भाई के पास जा रहा हूँ। आदिल भाई, माफी चाहूंगा, बड़े देर से मैं आपके पास आया, पर आप परिस्थितियां देख ही रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, प्रेम शुक्ला जी ने कहा, समाजवादी पार्टी के नेता रहे, उन्होंने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा रो रहे हैं। भाई आदिल और असद और गुलाम, इन दोनों ने ब्रॉड डे लाइट में 2 पुलिस वालों और उमेश पाल की हत्या की थी और ये फरार थे। इनके साथ क्या होना चाहिए था? दीपक भाई, इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और संविधान है। देश संविधान से चलता है, ना कि इनकाउंटर से चलेगा। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता, हाई कोर्ट का निर्णय आता, तो पुलिस अदालत बंद कर दीजिए, इनकाउंटर ही चलाइए। राजा का जो फरमान होगा उसी में मानिए। तब तो कानून का राज होना नहीं चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान क्यों लिखा? क्या सीआरपीसी आईपीसी इस देश में नहीं है क्या? जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा बिल्कुल सही कहें। क्या इदरीस पाशा जो कर्नाटका पे जिसको मार दिया गया, मॉब लिंचिंग किया गया, क्या जुनैद और नासिर को किया गया, इखलाक? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, किसी को भी मारना गलत है क्या? पर ये जो नाम आप लेते हैं ना, जुनैद और नासिर, बेशक गलत है। सुप्रीम कोर्ट, एक बात बताइए, नाम क्या लिया आपने? हाँ, जुनैद और नासिर। मेरा दर्द है, दूसरे का दर्द नहीं है। मेरा आपका दर्द बहुत, मैं समझ रहा हूँ आपका दर्द, कोई दिक्कत नहीं है। दर्द होना चाहिए देश के नागरिकों के लिए। अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाए तो दर्द होना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए दीपक भाई, सुनिए ना, एक बात बताइए, ये जुनैद और नासिर जो दोनों मारे गए, इनमें से एक 25,000 का इनामी बदमाश नहीं था? जलाया गया, मारे नहीं। हाँ, जलाया गया, जिंदा जलाया गया, हत्या कर दी गई। क्या उनमें से एक, हत्या नहीं होनी थी, क्या उनमें से एक 25,000 का इनामी बदमाश नहीं है? अब 25 करोड़ का नामी बदनाम हो, लेकिन किसी को संविधान दायरा नहीं देता है किसी को इनकाउंटर करने का। सही बोला, ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। बिल्कुल ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, इनकाउंटर क्यों कर रहे हैं आप लोग? सुनिए, दीपक जी बोलने दीजिए। दीपक जी, मुझे बोलने दीजिए। वाजपेयी जी जो अभी बोल रहे थे, रामविलास पासवान जी ने, दीपक भाई मैं बहुत देर से आया हूं, मुझे बोलने दीजिए। रामविलास पासवान जी ने कहा था 2009 बटला हाउस इनकाउंटर हुआ था, रामविलास पासवान जी गए थे होम मिनिस्टर के यहाँ और कांग्रेस के प्रधानमंत्री महोदय के यहाँ बटला हाउस इनकाउंटर के खिलाफ। क्या रामविलास जी सही थे कि वाजपेयी जी सही हैं? ठीक है, जवाब ले लेते। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। गाइडलाइन है, जिस इनकाउंटर फर्जी होते हैं, करना ही नहीं चाहिए पुलिस वालों को। कर रहा हूं, साइबराबाद में इनकाउंटर हुआ था, फर्जी निकला, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। आदिल जी जरा आप सुन लीजिए। देखिए, आदिल जी अब जरा शांति से सुन लीजिए। नहीं हो सकती, नंबर 1। प्रेम शुक्ला जी आइए आप। जी, वाजपेयी जी, हाँ देखिए, कई एनकाउंटर फर्जी भी होते हैं। जैसे हैदराबाद में रेपिस्ट थे, गच्ची बाउली में रेप हुआ, उसमें से 3 लोग जो है माइनर थे, लेकिन उनको जो है हैदराबाद की पुलिस ले गई, उनका एनकाउंटर कर दिया। चिंता कुंता
चेन्नकेश्वलू एक का नाम था, जोलू शिवा दूसरे का नाम था, जोलू नवीन तीसरे का नाम था। इनका एनकाउंटर करके इनकी हत्या कर दी गई और जांच में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने उनको कस्टडी से ले जाके हत्या की थी। आज दिन तक एआईएमआईएम का एक स्टेटमेंट देखा है आपने? जोलू शिवा के घर कभी भी ओवैसी को जाते हुए देखा? तमीज से आदिल तमीज से प्लीज, उस दिन भी बोले थे, आदिल तमीज से प्रेम शुक्ला उस दिन भी बोले थे। असदुद्दीन, दिमाग खोलो प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला दिमाग खोलो, उस दिन खिलाफ में बोले थे। आदिल जी प्लीज, बदतमीजी नहीं किसी के घर जो है, अरे इनको भी बहुत बुरा लगेगा। अभी तो लोग बाल नोचेंगे, काहे चिंता कर रहे हैं? इनको नहीं पता है, उस दिन भी खिलाफ बोले थे, जाके चेक कीजिए। उस दिन भी एनकाउंटर जोलू शिवा के घर कब गए? पुलिस तानाशाह नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। जोलू शिवा को क्या मदद की आप बताइए ना। जोलू शिवा के परिवार को असदुद्दीन ओवैसी ने क्या मदद की? अरे बताइए ना, माइनर बच्चों को क्या मदद की? कुछ नहीं की। एक फोटो दिखा दीजिए उनके घर गए, एक फोटो दिखा दीजिए। विकृत सांप्रदायिकता जो है, आपने माफिया को भी, शूटर को मारा वो मुसलमान क्या था? आपको पता ही है ना। अजमल कसब के लिए भाई साहब जरा इनको शांत कराइए। आदिल जी मैं इनसे तू मत करिए, मैं इनकी तरह कबाड़ीगिरी करता नहीं। देखिए आप पहली बार मेरे शो में बैठे हैं, पहली बार मेरे शो में बैठे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तमीज से बात करिए। गाली गलौज करना मेरी संस्कृति नहीं है भाई। ये गाली गलौज की संस्कृति के मानने वाले मुझे बताएंगे। गाली गलौज की असदुद्दीन ओवैसी ने माइनर बलात्कारियों के उन बलात्कार के अभियुक्तों पर उनका एनकाउंटर हुआ। असदुद्दीन ओवैसी का परिवार आज तक उसके समर्थन में नहीं गया। इनको तो अजमल कसाब के समर्थन में जाते हैं, याकूब मेमन के समर्थन में जाते हैं। ये तो क्या आपको पता? अजमल कसाब को जब फांसी की सजा दी गई, मृत्युदंड, तो उस पर सिग्नेचर करने वाले लोगों में कितने मुस्लिम सांसद थे आपको पता है ना? समाजवादी पार्टी के सांसद, कांग्रेस के विधायक, तमाम लोग उसमें शामिल थे। क्यों? अजमल कसाब का तो ओपन एंड शट केस था ना कि निर्दोषों पे गोली चलाई थी, लेकिन इनकी सोच इतनी विकृत सांप्रदायिक है कि याकूब मेमन को, जिसको कि रात में, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रात को खोला गया और उसको सजा दी गई, उसके बाद भी याकूब मेमन की शव यात्रा में एमआईएम और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए निकले। इससे अधिक विकृत सांप्रदायिकता क्या हो सकती है? बताइए अंजाम तिवारी जी। याकूब मेमन अजमल कसाब के समर्थन में खड़े हो जाए, वो स्वाभाविक तौर पर जो है ये इसके आदिल के समर्थन में खड़े ही हो जाएंगे। बताइए अंजाम तिवारी हो जाएंगे। देखिए, अगर ये एनकाउंटर की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की अपनी बनाई हुई नहीं होती, तो मैं डीएनए जो कि जी ग्रुप का ही है उसकी रिपोर्ट पढ़ता हूं। 10 साल मार्च 2007 योगी आदित्यनाथ had been arrested, spent 11 days in custody and cried in parliament। रोते हुए आदित्यनाथ लोकसभा में क्या कह रहे थे कि ये हाउस मुझे प्रोटेक्ट करे। क्यों रो रहे थे? कोई एनकाउंटर कर रहा था इसलिए रो रहे थे? नहीं, वो सदन लोकसभा की गरिमा को के आधार पर कह रहे थे ये हाउस मुझे प्रोटेक्ट करे। तो इसलिए अपनी आप बीती को भुला करके जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश को एनकाउंटर और बुलडोजर की आग में झोंक दे, जो व्यक्ति अभी पिछले महीने 2 केसेस, आगरा का केस, अभी आपने पुलिस के अधिकारी का इंटरव्यू लिया, आपने नहीं पूछा कि आगरा में जो फेक एनकाउंटर हुआ, जो कि अग्निवीर स्कीम के लिए जो युवा 20 साल का जिसका एनकाउंटर किया गया, क्यों एनकाउंटर किया गया? या फिर जितेंद्र यादव की पत्नी जिन्होंने आत्महत्या कर ली क्योंकि 3 साल पहले 4 साल पहले उनका एनकाउंटर किया था। तो ठीक है, इस देश में तालिबानी व्यवस्था वही लोग बना सकते हैं जिनके दिमाग में अपराध है। तालिबानी व्यवस्था बना रहे जिन लोगों ने 100 से अधिक तालिबानी व्यवस्था के समर्थन में शफीकुर रहमान वर्ग खड़े होते हैं, जो इनके सांसद हैं, जो तालिबान के लिए तालियां बजाते हैं, उनका नाम है शफीकुर रहमान बर्क। मुंबई बम कांड के अभियुक्त रहे अबू आजमी। बम कांड के अभियुक्तों को मुसलमान होने के नाते छोड़ने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डाटा अखिलेश यादव की सरकार इस बात से बीच में नहीं प्लीज। सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, तिवारी जी लगातार रुक ही नहीं रहे भाई। अब मैं तो कह रहा हूँ, योगी जी के बारे में बता रहे थे, मुलायम सिंह यादव साइकिल से इटावा से भागे, सैफई से, और गली गली गांव भागे थे क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार उनका एनकाउंटर कराना चाहती थी। ये मुलायम सिंह यादव ने स्वयं 1996 में एक साक्षात्कार में बताया हुआ था। तो मुलायम सिंह यादव के जमाने में भी
उनके कार्यकाल में भी पुलिस ने एनकाउंटर किए, अखिलेश यादव के कार्यकाल में भी पुलिस ने अपराधियों का एनकाउंटर किया, लेकिन तब अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। 2005 में राजू पाल की हत्या हुई और 2007 तक आपने एफआईआर में उसका नामजद तक नहीं किया। तो आप उसके बाद 2006 में नोएडा के सीईओ के घर में घुसकर उसने बदतमीजी की, हुड़दंग किया, मारपीट की, एक एफआईआर नहीं हुई। जस्टिस दिलीप भोसले, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, उनके काफिले पर उसने हमला किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके कारण सीओ मोटो उन्होंने अतीक अहमद की फाइल खुलवाई, तब जाकर कार्रवाई हुई है। मुख्तार अंसारी, आप अभी कम्युनिस्टों की बात कर रहे थे ना माननीय श्रीवास्तव जी, भाई मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को ज्योति बसु कलकत्ता विशेष ले गए विवाह कराने, ये किस्सा कौन नहीं जानता। और मुख्तार अंसारी को सपा में शामिल करने के लिए श्रीमान मुलायम सिंह यादव से मिलवाया ज्योतिर बसु ने, इनके चीफ मिनिस्टर थे। तो इनके चीफ मिनिस्टर्स की ये हालत है कि अगर गुंडा आतंकवादी समुदाय विशेष का हो तो उसको पालना अपना ये धर्म समझते हैं, परम कर्तव्य समझते हैं। इसीलिए असलम पत्नी से चंदा लेते हैं, अबू हाशिम आदमी को पार्टी में लेते हैं। अफरोज जो अलकायदा का पहला आतंकवादी भारत में पकड़ा गया था, उसको पार्टी में शामिल करते हैं। इस तरह की हरकतें और तो और मोहम्मद मदनी, तो बीजेपी के क्रिमिनल्स की लिस्ट अगर मैं बताना शुरू करूं ना, मोहम्मद मदनी तो आपको मुंह छुपाने को नहीं मिलेगा। अभी जो बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं। अच्छा प्लीज विवेक भाई आप सबसे अच्छे मित्र हैं, आप सबसे अच्छे मित्र मेरे, प्लीज कंक्लूड करिए। मुझे घनश्याम तिवारी जी के पास जाना है, प्लीज कंक्लूड करिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं कर रहा हूँ महमूद, एक आखिरी, मोहम्मद मदनी कोयम्बटूर में लालकृष्ण आडवाणी जी की सभा में बमकांड कराने वाले को केरल की विधानसभा में छुड़ाने का कुकर्म इन कम्युनिस्टों ने किया है, ये देश भली भांति जानता है। तो ये आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं, तो माफिया के साथ तो इनकी वैसे ही मैत्री है, सब जानते हैं, खुली मैत्री है। कोयम्बटूर बम ब्लास्ट के आरोपियों को आपकी सरकार ने छोड़ा था, ये जरा बता दीजिए। लेफ्ट उसकी पार्टी थी, आप भी जानते हैं इस बात को। आतंकवादियों को छोड़ दिया आपने तो। अरे मेरी आवाज मिल रही है विवेक भाई? आतंकवादियों को मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, आ गई आवाज आपकी। आगे ना, अब आपने आतंकवादियों को छोड़ा, ये आरोप प्रेम शुक्ला जी ने लगाया है। मुझे पता है कभी कभी आप आवाज सुनना छोड़ देते हैं, जब आपको सवाल पसंद नहीं आता तो आवाज नहीं सुनते। नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ता। अरे नहीं ऐसा नहीं है साहब, मैं आपकी हर आवाज का उत्तर देता हूं। इनसे ये पूछिए, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, गुजरात के दंगे और बाबरी मस्जिद का ढा देना, क्या यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं? एक ऐसी पार्टी जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करती है, वो यहाँ पे छोट भैया क्रिमिनल्स के ऊपर उपदेश मत दीजिए मुझको। एक आतंकवादी छोट भैया क्रिमिनल है, पूछ रहा है हु डिस्ट्रॉयड कोयम्बटूर बम धमाके का आरोपी छोट भैया क्रिमिनल है? बोलिए ना, बोलिए आप बताइए। कोयम्बटूर बम धमाके का आतंकवादी आरोपी, मतलब सेंटेंस, सजा याफ्ता आतंकवादी, आप बोलते हैं ना कोर्ट से दिलवा दीजिए, सजा दिलवा दीजिए, कानून के रास्ते आइए, ठीक है। कोयम्बटूर बम धमाके में तो न्यायिक ढंग से सजा मिली थी ना, उसको छोड़ा किसने? आपकी सरकार ने। क्या वो छुटभैया नेता था? नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए नहीं बिल्कुल नहीं था छुटभैया नेता, लेकिन छुटभैया क्रिमिनल था। आप बोल रहे हैं छुटभैया क्रिमिनल के बारे में बात करिए। अरे आतंकवादी था भाई, कोर्ट द्वारा सजा दी, आतंकवादी था। आपकी लेफ्ट की पार्टी ने और बाकी पार्टियों ने मिलकर केरल में छोड़ दिया क्योंकि वो मुसलमान था। वो एक अलग कंडीशन थी। सॉरी, मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। कंपेयर ना किया जाए यहाँ। नहीं सुने सर, यहाँ डिबेट इस बात पे हो रही है कि क्या पुलिस को चीफ मिनिस्टर को हीरो बनाने के चक्कर में किसी भी राज्य में खुली छूट दी जाए? चलो आज ऐसी बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं घनश्याम जी मेरा सवाल सुनिएगा। मैं अखिलेश यादव जी का ट्वीट पढ़ रहा हूं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं। झूठे इनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते हैं। आज के हालिया इनकाउंटर की भी गहन जांच पड़ताल हो, वह दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसले का अधिकार सत्ता का नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात बोली उन्होंने, बिल्कुल ठीक बात बोली है। क्या सही गलत के अधिकार का फैसला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पास है, जिसने डिक्लेयर कर दिया कि इनकाउंटर फर्जी है? क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पास सही गलत के अधिकार का फैसला है? दो बातें हैं। पहली बात, आपने पढ़ा ना, दो बातें नहीं है, सीधा है उनके पास ये अधिकार। मेरी बात सुनिए, आपने लंबा सवाल पूछा तो एक छोटा सा जवाब भी तो सुनिए, अधीर नहीं होते।
देखिए बहुत साधारण सी बात है, उसमें लिखा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं है। जब आदित्यनाथ जी मार्च 2007 में संसद में रो रहे थे तो ये नहीं कह रहे थे कि मुझे कोर्ट से न्याय चाहिए, वो कह रहे थे मुझे हाउस से प्रोटेक्शन चाहिए। ये इतने डरे हुए लोग हैं कि एक तरफ जब सत्ता में आए तो कंगारू सिस्टम बनाते हैं जो तालिबानी सोच से चलेगा, और जब ये सत्ता से बाहर हो तो लोकसभा में जाके रोएंगे, ये नहीं कहेंगे कि मुझे कोर्ट प्रोटेक्ट करे, मुझे कहेंगे एक आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं, मुझे ब्रेक टाइम के लिए कहा जा रहा है, आपने जवाब दे लिया। अच्छा ये बताइए, आज के हालिया इनकाउंटरों की भी गहन जांच पड़ताल हो, वो दोषियों को छोड़ा ना जाए, तो उन्होंने तो साबित कर दिया। चलिए ये फैसला में घनश्याम तिवारी जी कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही है, कई और पार्टियां भी कहेंगी कि ये फैसला पुलिस के हाथ में, शासन के हाथ में नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे फर्जी इनकाउंटर कहा है सार्वजनिक तौर पर अपने ट्वीट्स के अंदर, क्या उनके पास इस बात के फैसले का अधिकार है कि एनकाउंटर फर्जी है, जिसकी ये सार्वजनिक घोषणा कर दे? सोचेगा जरूर।